अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। मुल्क में इस वक्त जो हालात हैं इस पर कुछ भी प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल नजर आता है। एक तरफ हम ये देखते हैं कि स्टॉक मार्केट हाथ खड़े करके क्रैश हो जाती है और ये पैगाम देती है कि मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं वो नाकाम तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। दूसरी तरफ सवाल करने वाले ये भी सवाल करते हैं कि आया ये साबका हुकूमत जो कि 16 माह पर मुहित थी, आया उनकी गलतियों का खुमियाजा है या फिर उससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसका किया धरा है। क्योंकि जो भी हुकूमत हम देखें वो आने के बाद हमेशा की तरह पहली बात यही करती है कि उनको तो अंदाजा ही नहीं था कि मुल्क कितने संगीन हालात से गुजर रहा है। हमने मौजूदा वफाकी वजीर खजाना के मुंह से भी यही कुछ सुना है मुल्क की मईशत को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन अवाम को एक लॉलीपॉप इस सूरत में दे दिया गया है कि जो बिजली के निर्ख हैं उसमें खास तौर पर 400 यूनिट तक के सारिफीन के लिए किसी किस्म का रिलीफ फराहम करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उससे पहले IMF का अप्रूवल इसमें बहुत बड़ी अहम किरदार अदा कर सकता है और एक रुकावट भी वही होगा। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वाकई मौजूदा हुकूमत IMF को कन्विंस कर सकेगी या फिर नहीं। और ऐसी सियासी हालात में हम ये भी देख रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात के हवाले से जो फिजा है वो बड़ी हद तक वाजे भी होती जा रही है। इलेक्शन कमीशन को हर गुजरते दिन के साथ ये बताना पड़ रहा है कि इंतखाबात ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी या फिर फरवरी के वस्त तक मुनक़िद कर लिए जाएंगे, क्योंकि हर बार ये कन्फ्यूजन अपने फर और अपने हाथ दोनों फैला रहा है कि क्या वाकई इंतखाबात होने भी जा रहे हैं या एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई झाड़ू फेर दी जाएगी। ये वो तमाम इशूज़ हैं जिन पर हमने बात करनी है और ख़ास तौर पर अदलिया का किरदार हर गुजरते दिन के साथ हम ये देख रहे हैं कि अदलिया में जो वाज़े झुकाव है वो एक पार्टी की जानिब नजर आता है, लेकिन क्या पूरी की पूरी अदलिया ही हमें बायस नजर आती है। ये वो तमाम इशूज़ हैं जो कि यकीनन आने वाले दिनों में न सिर्फ सियासत के ऊपर असरअंदाज होंगे बल्कि सियासी जमातों के मुस्तकबिल के ऊपर भी असरअंदाज हो सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, ना सिर्फ वो एक सीनियर दान है बल्कि मेरा ख्याल है कि बड़े दबंग अंदाज में बहुत सी ऐसी बातें कह जाती हैं जो कि आम सियासतदान नहीं कह पाते हैं, इसीलिए उनको वजीर इत्तलात भी बनाया जाता रहा माजी में, लेकिन एक मरतबा फिर हमें सियासी मैदान में वो भरपूर तरीके से एक्टिव नजर आ रही हैं। और हमें खुशी इस बात की भी है कि बहुत से ऐसे इशूज जिस पर लोग लब कुशाई नहीं करते हैं वो खुलकर बात करती हैं। हमारे साथ डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा मौजूद हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सीनियर तरीन रहनुमाओं में शामिल हैं और आज पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई है। डॉक्टर साहबा, पहले तो आपको बहुत खुश आमदीद। डॉक्टर साहबा, ये फरमाएगा कि एक तरफ सियासी अफरा तफरी है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, डॉलर 305 पे जा चुका है, बिजली के निर्ख आपके सामने हैं, फिर कह रहे हैं कि जी पेट्रोलियम मसनूआत भी बढ़नी है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कसूर निगरान सेटअप को करार दें, इसका कसूरवार हम पिछली हुकूमत को करार दें या फिर उससे और पीछे चले जाएं, क्योंकि अवाम तो इन एनी केस में पिस ही रहे हैं इससे। निगरान हुकूमत को तो आप इसलिए नहीं कह सकते कि ये तो केयर टेकर के तौर पे आए हैं और इनको तो जो आपने ट्रे में प्लेट में सेट करके वो पका के एक डिश तैयार करके टेबल पे रख दी है, इन्होंने तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और मैनेज करना है और नहीं पकाने की कैपेसिटी और आगे चलाने का मैंडेट इनके पास नहीं है। लेकिन जो 16 महीने का यकीनन ये वो टाइम था जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी और एक उसके साथ जुड़ा कोलेशन जो 15 जमातों के साथ मिल के एक फहम फरासत और कलेक्टिव विजडम जो कौम तवक्को कर रही थी और ये सोच के उनको ये इख्तियार और इक़्तिदार मिला था कि वो जो 3.5 साल में हुआ उसको ठीक करें। जो 3.5 साल में खिलवाड़ और नालायकी और नाअहली की वजह से मईशत को एक इनएक्सपीरियंस और ख्वाहिशात पे मबनी एजेंडे पे चलाया गया। अनफॉर्चुनेटली आई वाज पार्ट ऑफ दैट 3.5 साल का जो अरसा मैं कह रही हूँ। सिर्फ इस उसमें कि चूँकि गुड बॉय बनने के लिए, अवाम की हमदर्दियाँ लेने के लिए, अवाम में पॉपुलैरिटी के लिए ये कदम उठाया गया और अल्टीमेटली जो आपका डेट था, जो आपकी ओवरऑल शिकंजे में जकड़ी मैशत की थी, उसकी सांसें और जो हैं वो दबा दी गई और अल्टीमेटली सोने पे सुहागा जो 16 माह का आपका रहा है द्वार, आपने देख लिया कि वहाँ पे सारा फोकस जो था वो केसेस को बंद करने, नैब से छुटकारा हासिल करने और अपने फैमिली और अपने दोस्त अहबाब और उस गवर्नमेंट के अंदर मौजूद लीडरान को रिलीफ देने में लगा रहा। तो एंड क्या निकला कि जब ये हुकूमत गई
तो गार्ड ऑफ ऑनर लेके प्राइम मिनिस्टर साहब रुखसत हुए कि मैंने जनाब डिफॉल्ट नहीं होने दिया इस पाकिस्तान को। अच्छा, और लेकिन डॉक्टर साहबा तैयारे में बैठ के वो जी मैं फाइनेंस मिनिस्टर आए और कौम ये चाह रही थी कि ये यकीनन कुछ सोल्यूशन दे के गए हैं। तो आज ये पता चला कि वो कारपेट के नीचे सारे मसाइल जो थे उनको छुपा गए थे, बिल्कुल सही, और ऊपर खूबसूरत कारपेट बिछा के चले गए। आज वो केयर टेकर गवर्नमेंट को कारपेट उठा के नीचे से वो सारे मसाइल जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज की। आपकी गुफ्तगू से मैं नतीजा ये अखज़ कर सकी हूँ कि कुछ गलतियाँ इससे पहले की हुकूमत ने भी की और कुछ गलतियाँ जो है वो पीडीएम की हुकूमत ने भी की। लेकिन अगर देखा जाए तो ये दोनों यही कहते रहे कि जो पिछली हुकूमतें थी उन्होंने जो किया हम तो उस कचरे को साफ कर रहे हैं। अब ये जो पीडीएम की हुकूमत आई थी आपके सामने, इसकी वजह भी आपको पता है कि ये क्यों लाई गई थी या ये क्यों आई थी। तो क्या हम ये जस्टिफाइड समझेंगे कि इनका फोकस ये था कि मुल्क को ठीक करना है? फोकस तो कुछ और था ना। और फिर ये कि जो दूसरी जमात जिसको ये टारगेट कर रहे थे उस जमात का भी हमें अब हाल नजर ये आता है कि पॉलिसी तो उनके पास भी मौजूद नहीं थी। तो फिर इसका मतलब ये कि सियासी तौर पर तो कोई भी जमात जो है वो मुल्क या लोगों के लिए नहीं आती। आपने जब ये पावर लगाने के कारखाने 2013 में पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई और इन्होंने यकीनन उस वक्त लोड शेडिंग का क्राइसिस था, एनर्जी का बहरान था, और इन्होंने ल्यूक्रेटिव इंसेंटिव दिए बिजली पैदा करने वाली कंपनीज को कि हर कोई आए और यहाँ बिजली का कारखाना लगाए और हम इस एनर्जी क्राइसिस से निकलें। जब उन्होंने ये एनर्जी पॉलिसी बनाई तो उसके अंदर ऐसे उन्होंने इंसेंटिव जिसका हमेजा आज हम भुगत रहे हैं कि वो टैरिफ जो है वो महंगी बिजली जो है वो ख़रीदनी है आपने, उनके कैपेसिटी यूनिट की शक्ल में या ओवरऑल उन बिजली पैदा करने वाले कारखानों को जो रिलीफ और कमिटमेंट और जो ओवरऑल एमओयूज और एग्रीमेंट्स उस दौर में किए गए थे वो मैच्योर और मटेरियलाइज अब हो रहे हैं। और अल्टीमेटली आप एज अ गवर्नमेंट, एज अ स्टेट फिर उन एग्रीमेंट्स को ओन करते हैं, आप डिसओन नहीं कर सकते। अब उसका एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट था कि ये जो पावर प्रोडक्शन है इसको आपने एक टेम्परेरी शॉर्ट गैप अरेंजमेंट के तौर पे तो आपने महंगे तेल से तो उस वक्त बिजली बनाई कि उस क्राइसिस से निकला जाए। उसको फिर हाइड्रो पावर जनरेशन में जाना था या हाइडल पावर जनरेशन में जाना था, तो वो कोताहियाँ की गई और आज जो है वो पावर की शॉर्टेज हो, क्योंकि लोड शेडिंग भी इस वक्त जो है आपको देखने को मिल रही है। लेकिन उसके इवज जो महंगी तरीन बिजली थी पूरे खित्ते में वो टैरिफ इस तरह का नहीं है जिस तरह का पाकिस्तान का अब है। आप उन बिजली के कारखानों से खरीद रहे हैं बिजली। तो ये आपका एक बैगेज है जो तीसरी गवर्नमेंट तक आया है और वो बैगेज कंधों पे उठा के केयर टेकर गवर्नमेंट आपको रिलीफ नहीं दे सकती। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। कैपेसिटी, रिसोर्सेज और टाइम का इशू है। और दूसरी बात ये कि इतनी पावर्स भी मौजूद नहीं है। मुझे एक मुख्तसर वक्फा लेने दी डॉक्टर साहबा, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट तरीन इशूज हैं, खासतौर पर वो सियासत जो गलतियां तो कर चली गई हैं लेकिन कहीं ना कहीं अब भी वो रिलीफ की जो आवाज़ है वो बारहा लगा रही है और उनकी रिलीफ की आवाज़ को सुनने वाले भी कुछ इदारे मौजूद हैं। किस हद तक उनका सियासी मुस्तकबिल इससे असरअंदाज हो सकता है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहबा, अभी आपने हवाला दिया माजी की हुकूमतें जो कुछ करके गई, अब आज इसी वजह से हम यहाँ खड़े हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पर अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूँ तो ये बड़ी दिलचस्प सी बात है कि एक तरफ वो अदालतों के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं, उनके ऊपर सवालात भी उठा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो रिलीफ के लिए भी उन्हीं अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। एक तो क्या ये डुअल स्टैंडर्ड नहीं है, फिर दूसरा ये कि अदालतें किस हद तक दबाव में आ रही हैं जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बयानात की सूरत में दिया जा रहा है। देखिए, मैं घर का बेदी हूँ और मुझे पता है कि लंका डालने के लिए उनका किस तरह का जो है वो रवैया और स्ट्रेटजी और बयानिया होता है। वहाँ पे एक चीज़ बड़ी कमिटमेंट और रिजॉल्व के साथ कम्युनिकेट होती है या हैमर होती है कि कोई भी आपके ख़िलाफ़ या आपके साथ एसोसिएटेड इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन या ओवरऑल कोई भी पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, आपने जब उसको टारगेट करना है तो टारगेट करने की टाइमलाइन जो है वो उस आपके साथ एसोसिएटेड इशू से पहले
प्री नैरेटिव आपने बिल्ड करना है और उसको एंगेज करना है इस तरह से कि वो सोशल मीडिया जो आपकी फोर्स और स्ट्रेंथ और ओवरऑल एक परसेप्शन है उसको नेगेटिव बिल्ड करना है, उसको आपने प्रेशराइज करना है, पहले सेंसिटाइज करना है, सेंसिटाइज करके उसको फिर आपने एंगेज करना है और फिर प्रेशराइज करना है ताकि उसको वो ये समझे कि मैंने अगर सेंसिटाइज मीन के उसको पता हो कि मैंने अगर इनकी मर्ज़ी के अगेंस्ट गया या मैंने अगर इनको रिलीफ ना दिया या अगर मैंने इनको प्रॉपरली जो है वो ओनरशिप ना दी तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अगर कोई ये जसारत कर लेता है, गलती कर लेता है, तो फिर उसके बाद आपने देखा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उस शर से महफूज नहीं रहते और वो भी उस सोशल मीडिया की उस स्ट्रेटजी की लपेट में आते हैं। तो ये उस जमात का एक वतीरा है, उस जमात का एक तरीका वारदात है और इसी तरीका वारदात से उन्होंने हर शख्स को मिलान किया, उसको जो है विक्टिमाइज़ किया और टारगेट करके उसके साथ जो आपने देखा कि अल्टीमेटली वो हमारी सोशो कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज़ जो हैं उनको जिस तरह से पामाल किया कि जो हम चाहते हैं वो हो और वो डिक्टेट करने वाला अगर डिक्टेट जो कर रहा है उसकी बात नहीं सुनी जा रही या डिक्टेशन नहीं ली जा रही तो फिर उसको इस मुआशरे के अंदर इज्जत से जीने का हक नहीं मिलना चाहिए। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ चीज़ें जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे हमें नज़र आती हैं वो ये कि अब सुप्रीम कोर्ट या जो आला अदलिया है वो जिस तरीके से मुकदमात में इंटरवीन कर रही है, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि आया वजह क्या है कि तोशा खाना का ट्रायल का फैसले के खिलाफ अगर कोई दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रही है तो चले सोशल मीडिया उनके खिलाफ मुहिम चला रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उसमें जा रही है, वो भी उसके ऊपर कमेंट कर रही है, वो भी ये कह रही है कि ये फैसला गलत है या सही। तो आपको नहीं लगता कि कुछ कोर्ट्स के अंदर भी अब ग्रुपिंग मौजूद है जो कि ये चीज़ से कतई नज़र कि उनका परसेप्शन कैसा बिल्डअप हो रहा है वो इस तरीके से किसी न किसी की साइड पर खड़े हैं? देखिए इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है ना, ये तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इस वक्त जो है जुडिशरी के अंदर ओवरऑल जो है वो अलाइनमेंट बड़ी वाजिया है और इस वक्त जो है जो चेन ऑफ कमांड है वो चेन ऑफ कमांड ऊपर से लेके नीचे तक किस को सपोर्ट कर रही है और किस लिए कर रही है और एजेंडा क्या है, टारगेट क्या है, फोकस क्या है। तो ये एक थ्रेटनिंग और अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक सबसे मुअज़्ज़ज़ और मुहज़्ज़ब और लीडिंग इंस्टीट्यूशन जिसने हम सब को प्रोटेक्ट और शेल्टर देनी है, लोग अपसेट हैं, परेशान हैं और वो समझ रहे हैं कि ये हिजान की जो कैफियत है इस मुल्क के अंदर इसका खात्मा कैसे होगा और अल्टीमेटली ये ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा। रोज इस मामले पर बहस होती है कि इलेक्शन कब होगा, रोज इलेक्शन कमीशन सफाई देता है कि जी अब करवा देंगे, इस वक्त तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। फरवरी का जो इबाम था वो भी मौजूद है, लेकिन वो बार बार क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जी फरवरी तक हर सूरत में हो जाएगा। तो आपको लगता है सियासी जमातें वाकई तैयार भी हैं, इदारे तैयार भी हैं इलेक्शन करवाने में? और इसी में एक ज़िमनी सवाल कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन में शामिल हो सकेगी? देखिए पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक रेगुलेटर है और रेगुलेटर जो होता है पूरी दुनिया के अंदर वो इम्पार्शल होता है और उसका काम जो है वो आज़ादाना, मुनसफाना और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना है। कोई एक जमात या कोई एक ऐसा फ़र्द नहीं है कि जो ये तासर लेके ना चल रहा हो कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के अंदर या इलेक्शन कमीशन की अपनी जो टीम है उसके अंदर जो है वो कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। तो जहाँ क्लैरिटी नहीं होती है वहाँ फिर अनसर्टेनिटी होती है और ये चीज़ें इलेक्शन कमीशन ने बावर करानी है और आवाम को यकीन दिलाना है कि जो वो कह रहे हैं वो हकीकत है और लोग उसको माने और उन हकायक के साथ लोग जो हैं उनको फैसिलिटेट और एसोसिएट होके इस प्रोसेस को ओन करें। जहाँ ओनरशिप नहीं होगी वहाँ फिर कोई भी अदारा जो है आगे नहीं बढ़ सकता, पब्लिक सपोर्ट के बगैर यहाँ कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात जो आपने की कि भी क्या उसमें पीटीआई का क्या रोल होगा, देखिए पीटीआई ने 9 मई का जो डिज़ास्टर किया है और जिस तरह से उन्होंने अपने पाँव जाके कुहाड़ी के ऊपर मारे हैं
ये नहीं कि कुल्हाड़ी जो है किसी ने आके उनके पाँव पे मारी है, वो बहसीत जमात उन्होंने किसी के हाथों यूज हो गए हैं, और जो सहूलतकारी उन्होंने की है उनको यूज किया गया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और कुछ अदारों के अंदर नहीं, आपने कहा किसी के हाथ यूज हो गए, ये मुझे समझ नहीं आया। नहीं, आप कह रही कि ये खान साहब ने नहीं, खान साहब की एमा पर नहीं किया होगा, उन्होंने बाहर से किसी के कहने पर किया। नहीं, खान साहब इज पार्ट एंड पार्सल, ही इज द मेन प्लानर, और वो हदायतकार भी खुद थे, अदाकार भी खुद थे, उसके प्रोड्यूसर भी खुद हैं, और राइटर भी खुद ही हैं इस पूरे प्लान के। तो लेकिन उसके अंदर जो हमारे बहुत सारे बाकी ऐसे लोग जो ये समझते थे कि वो इनकलाब लाने जा रहे हैं, और खान साहब के हाथों वो भी इस्तेमाल हो गए। खान साहब किन के हाथों इस्तेमाल हुए वो खान साहब को बेहतर पता है, लेकिन बहुत सारे पीटीआई के वर्कर जो हैं जो इनोसेंट थे वो खान साहब के हाथों इस्तेमाल हो गए। तो ये 9 मई के बाद ये एक सियासी जमात का अमल तो रहा नहीं, क्योंकि सियासी जमातें कभी भी अपने GHQ पे हमले नहीं करती, और सियासी जमातें कभी भी जो है वो गिराव जलाव जाके अपने कौमी असासों और तनसीबात को तहस नहस नहीं करती, और सियासी जमात कभी भी अपने शोधा की बेहुरमती नहीं करती। तो इसका मतलब है कि उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं की, वहां उन्होंने पॉलिटिक्स से हट के अपनी जो बाउंड्री थी पॉलिटिक्स की उससे बाहर जाके खेला है। तो जब उन्होंने बाहर जाके खेला है तो फिर वो सियासी जमात वाला रवैया और सलूक एक्सपेक्ट ना करे। बिल्कुल ठीक। उन्होंने फिर वो तमाम कॉन्सिक्वेंसेस जो फेस करने पड़ेंगे, जमात के हट के उनका अमल है उसकी उन्होंने वो तमाम आईनी और कानूनी जो कह लें कि अमल है उसको भुगतना है, क्योंकि इसके बगैर ये चल नहीं सकता ना, ये इस मुल्क ने चलना है। इस मुल्क के अंदर सियासी जमातें जो हैं वो किसी सूरत भी आर्म फोर्सेस में तब्दील नहीं हो सकती, और वो जत्थू में नहीं बदले जा सकते, और ना वो मुसल्ला ग्रोह बना के अपनी बात मनवाने के लिए बिल्कुल ठीक अपने इदारों पे चढ़ दौड़ती हैं। तो ये सियासी जमातों के करने के काम नहीं है। तो इसलिए ये आप जब तक वो सियासी रवैये नहीं अपनाएंगे तो सियासी उफक पे वो कैसे अपना किरदार अदा बिल्कुल ठीक, और इसका खुमियाजा यकीनन सियासी जमातों को भुगतना भी पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा साथ मौजूद थी। यकीनन सियासी जमातें जो है वो जो गलतियां करती हैं उसका खुमियाजा कहीं ना कहीं उनको भुगतना भी पड़ता है, लेकिन इसमें वो तमाम चैलेंजेस जो कि अवाम के लिए किसी सियासी जमात को हुकूमत में आने के बाद दरपेश होते हैं वो चैलेंजेस पे सरफ नज़र किया जाता है, क्योंकि तरजीहात सियासी जमातों की बदल जाती हैं। एक मुख्तसर वक्फे के बाद जो माशी चैलेंजेस हैं उसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सियासी गहमा गहमी अपनी तरफ और सियासी बयानात की जो दौड़ है वो भी अपनी जगह, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे भी हैं जिसके ऊपर अवाम बिलबिला उठे हैं। यकीनन बिजली के बिलों के ऊपर जो एहतजाज पिछले कई दिनों से मुल्क में चल रहा है, इस वक्त की जो निगरान हुकूमत है वो भी अब मजबूर हो चुकी है कि उन रेट्स के ऊपर दोबारा से गौर किया जाए, और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 400 यूनिट तक के जो सारिफीन हैं उनके लिए किसी न किसी किस्म का हंगामी प्लान ज़रूर अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन अब वो क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, इस तमाम चीज़ों के ऊपर हम ये भी देखेंगे कि IMF का एग्रीमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर IMF इसके ऊपर एग्री नहीं होता है तो फिर बड़ा मुश्किल होगा इस गवर्नमेंट के लिए कि वो किस तरीके से आवाम को रिलीफ फराहम कर सके। लेकिन ये कैसे वक्त में हो रहा है, ऐसे सिनेरियो में हो रहा है जब हमारी स्टॉक मार्केट आज क्रैश कर गई और इसमें बड़ी गिरावट भी देखी गई, और डॉलर की जो उड़ान है उसको भी ये गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो ऐसा क्या कुछ हुआ है कि PDM की हुकूमत के आखिरी दिनों में तो ये मसाइल इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उनके जाते ही अगले 10 से 15 दिनों में ये इतने डिजास्टर्स एक के बाद एक आवाम के सामने आ रहे हैं, और इसका कोई हमें आगे इसके ऊपर बंद बांधने वाला नजर नहीं आता है। जो हिकमत अमली है माशी तौर पर, उसमें क्या क्या गलतियां हैं और कहाँ कहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश है और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इस पर हम इस सेगमेंट में बात करेंगे। और जो मौजूद पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद है, तारुफ करवाना चाहूंगी स्टूडियोज में मेरे साथ सीनियर माहिर माशियात डॉक्टर अशफाक तोला साहब मौजूद है। से थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसके अलावा वीडियो लिंक पर मेरे साथ मुजम्मिल असलम साहब मौजूद है, ये भी सीनियर माहिर माशियात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के सेटअप में इकोनॉमी के हवाले से काफ़ी बोलते भी रहे, काम भी करते रहे, और उनकी जो ओवरऑल पॉलिसीज थी उसके ऊपर भी खुलकर इन्होंने बात की है। वक्तन फवक्तन उनसे भी हम थोड़ा सा जानेंगे। पहले तोला साहब सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सर अभी जो कुछ हो रहा है इस वक्त, अगर हम ये समझें कि अगर ये निगरान सेटअप की गलतियाँ हैं तो क्या ये दुरुस्त होगा, या जो माजी की हुकूमत गई क्योंकि उनकी
के आखिरी दिनों में ये सब कुछ होना शुरू हुआ था, लेकिन जैसे ही निगरान सेटअप आया हमने देखा कि पेट्रोलियम प्राइसेस भी बढ़ गई, बिजली के रेट्स भी बढ़ गए। तो एक्चुअली हम इस पे मोरद इल्ज़ाम किसको ठहराएंगे, साबका हुकूमत को या मौजूदा हुकूमत को? 2021 की बात है, टू बी वेरी स्पेसिफिक 11 अगस्त आपके चैनल पे मैंने एक बयान दिया था शायद कि उस वक्त जब प्रोजेक्शन हुई थी करंट अकाउंट डेफिसिट की, तो वो 8 अरब डॉलर थे। ठीक। और ये जो बजट की जो प्रपोजल आए थे वो मुझे लग रहे थे, जिस तरीके से आप इंपोर्ट ओपन अप किए जा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि 16 अरब डॉलर पे ऐसे ज़्यादा जाएगा। बिल्कुल ठीक। और मेरा ख्याल है ये छोटा भाई है हमारा मुजम्मिल, वही थे मेरे साथ। इनका अपना एक व्यू था विच आई रिस्पेक्ट ऑल द टाइम, कि उन्होंने कहा नहीं ये 5 बिलियन डॉलर पे भी रुक सकता है, और मेरा ये व्यू था कि 16 बिलियन डॉलर पे रुकेगा जाके। ठीक। तो वो 17.5 बिलियन पे रुका। तो ये जो 9 बिलियन 9.4 बिलियन डॉलर, जो टू बी स्पेसिफिक 17.4, वहाँ हमारी कमर टूटनी शुरू हो गई थी। और ये मैं किसी को मुहरत इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाह रहा। फिर जब दिसंबर में हम जब पहुंचे, तो 21 की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 9.909 यानी करीब करीब 10 अरब डॉलर पे पहुंच चुका था। और फिर हम IMF के पास गए, क्योंकि मार्च में जब हफीज़ शेख साहब की जगह शौकत तरीन साहब ने ली थी, तो IMF से जो ऑलमोस्ट एग्रीमेंट था वो हमने उस पर मिनिमम एक्सेप्टेंस नहीं की। फिर जब हम गए IMF के पास, तो IMF ने अपनी शराइत रखी, और जब हम शराइत को फुलफ़िल करने गए तो ज़ाहिर बात है माशी दबाव आया लोगों का। फिर 27 फरवरी या 28 फरवरी को जो कुछ हुआ 2022 को आप सबके सामने, हमने कहा कि जी हम टैरिफ भी एडजस्ट नहीं करेंगे, हमने जो पेट्रोलियम कीमत में चीज़ें बढ़ाई थी वो भी कम करेंगे और फ्रीज भी कर देंगे। उन्होंने उस पर काफ़ी रद्द अमल दिखाया, और मेरा ख्याल है आपका प्रोग्राम डेडलॉक में आ गया। जब PDM की गवर्नमेंट आई तो उसको बड़ा ट्रिकी वे में इसको हैंडल करना पड़ा, और मिर्ज़ा इस्माइल साहब ने इसको हैंडल किया, और उसके भी बड़े आपके बहुत ही डिफ़िकल्ट आपके टाइम था, और आप सम टाइम सम हाउ सेल थ्रू करके, बट इसके असरात आपकी तरफ आने शुरू हो गए जो महंगाई की शक्ल में थे। आपकी करेंसी डीवैल्यू होते 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 238 पे पहुंच गई, और आप ये याद रखिएगा कि हर 10 रुपए की डीवैल्यूएशन 1.5% महंगाई बढ़ाती है। बिल्कुल। तो जब इस किस्म की महंगाई बढ़ेगी और जब आपको इंटरेस्ट रेट में आपको इजाफा करना पड़ेगा, तो आपको हर 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आपको 300 से 400 अरब रुपए के दरमियान आपको आपके एक्सचेकर पे हिट पड़ती है डेट सर्विसिंग की। तो जब आप इस तरीके से रैम्पेंट वे में बनाएंगे, और जो IMF की रेसिपी होती है, जो मेरा एक पर्सनल व्यू है, मेरा ख्याल है कुछ लोग एग्री नहीं करते इससे, बट वी रिस्पेक्ट देयर व्यूज़, कि ये रेसिपी पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए नहीं है। सर मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो निगरान सेटअप आया है, ये कुछ स्टेप्स तो ले सकता है ना जिससे कुछ बेहतरी के आसारों में। छोटा सा एक हवाला दे दूं कि मिफ्ता साहब ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि जो 300 यूनिट्स तक के लोग हैं जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनको आप रिलीफ दे सकते हैं। उस वक्त लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन आज यही बात हो रही है कि जी जो 400 यूनिट तक के लोग हैं उनको हम रिलीफ दे सकते हैं या उनके लिए हम कोशिश करेंगे। तो सर वजह क्या है फिर निगरान सेटअप इसको लुक ओवर कर क्यों नहीं सका पिछले दिनों में? ये जब आए हुकूमत में तो इन्होंने कहा कि हमारी तवक्कुआत से ज्यादा चीजें खराब, इनको समझते समझाते 16 महीने लग गए, और वो 16 महीने में वो मईशत को कंट्रोल नहीं कर सके, और जो है चीजों को जो है और जिसे कहते हैं बैड से वर्स की तरफ ले गए। तो आप कैसे कह सकती हैं कि 3 हफ्ते या 2.5 हफ्ते के कलील टाइम में जो एक टीम है जो आई है, वो इनके और हमारे भी चले ये कहते हैं वो सारे मामला को समझ के 1.5 हफ्ते में जो है कोई फॉर्मूले के साथ आ जाए। वो तो अभी तक वही समझने की कोशिश कर रहे हैं जो डार साहब ने आखिरी IMF मुआहिदा किया है, उसमें 1.25% का जो है इंटर बैंक ओपन मार्केट के रेट की इन्होंने बात कर दी। रोजाना ओपन मार्केट 5 रुपए पर खुलती है, इंटर बैंक को पीछे ले आते हैं, ठीक है ना। फिर बिजली की कीमत डार साहब जो 30-40% बढ़ा गए, बजट में जो नए बिजली पे टैक्सेस लगा गए, वो तो अभी तक उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कैपेसिटी पेमेंट जो नून लीग ने पावर प्लांट लगाए, जो मुआहिदे, वो मोहम्मद अली पावर मिनिस्टर है, वो उसको देख रहे हैं कि वो क्या उसमें कर सकते हैं। तो 3 हफ्तों में तो वो भी मतलब इतना तो उनको भी थोड़ा सा ग्रेज है।
मेरे ख्याल से तो ये 90 दिन उनको समझने में लग जाएंगे। अच्छा, लेकिन और 90 मुजम्मिल दिन भी मुजम्मिल इतना सॉरी कम। आपकी बात काट रही हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएगा कि ये जो प्लान जिसके ऊपर अभी वो डिबेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आईएमएफ से रिटर्न वो एग्रीमेंट भी करेंगे कि जी ये चीज़ होगी, तो आपके ख्याल में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी या गुंजाइश मौजूद है? देखिए, अगर मिफ्ता साहब भी कह रहे हैं तो कोई कोई गुंजाइश तो मौजूद होगी ना लोगों के लिए जो वो बात कर रहे हैं। देखें, मिफ्ता साहब से पहले तो हमने किया था ना, जब ये जिसकी बात कर रहे थे अभी इशफाक भाई, कि हमने 10 रुपए पेट्रोल पे और 5 रुपए बिजली के कम कर दिए थे अपनी जाते जाते हुकूमत में। तो मैं उस वक्त मिनिस्ट्री में था, तर्जुमान था। आईएमएफ को 5 रुपए बिजली कम करने में कोई एतराज नहीं था, पेट्रोल पे एतराज था। उन्होंने कहा पेट्रोल पे नहीं, 5 रुपए बिजली की थी 300 यूनिट और कम वालों पे। ठीक है, तो ये जो है आईएमएफ क्या कहता है? आईएमएफ ये कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि आप किसी को रिलीफ दें या ना दें, आप जो है अपनी जेब से ना करें। अगर एक आदमी को रिलीफ दे रहे, फॉर एग्जांपल मैं सना मिर्जा को रिलीफ देना चाह रहा हूं, तो वो रिलीफ का जो है ना रिकवरी में अशफाक तोला से कर लूं, ताकि आपकी जो है ना बुक्स जो है ना बैलेंस रहे। ठीक। तो ये निगरान हुकूमत ये काम कर सकती है। ये अगर आज कहते हैं कि मैं जो हूँ 200 अरब रुपए का बिजली का रिलीफ 300 यूनिट वालों को देना चाहता हूँ, तो ये जो चीनी वालों ने सिर्फ ये 6 महीने में 500 अरब कमाए हैं। अभी ये जो पीडीएम की हुकूमत ने जो चीनी को जो है ना साथी चीनी के साथियों की मदद की, और तो अब हम वो इंपोर्ट उसमें भी 500 करने वाले अरब हैं चीनी, बहुत जल्द हम हाँ, इंपोर्ट भी करने वाले हैं, अब बिल्कुल। वो 500 हाँ। अरब वाले पे 10-20% टैक्स लगाकर हम्म। वो जो है बिजली वालों को फायदा दे सकते हैं। ठीक। इसी तरह कैपेसिटी पेमेंट 2000 अरब की है, तो उनको कोई जो है, क्योंकि वो तो 1200-1300 अरब कमाने थे, डीवैल्यूएशन और छक्के लगे उनके, तो थोड़ा वहां टैक्स लगा लें। फिर इसी तरह शहर सूद है, ठीक। 10% से 23% पे चला गया है। तो बैंकों की आप अर्निंग देखें, आप उनके टैक्स को 40 से 50 कर दें, 60 कर दें, या सिर्फ तो टी बिल है उस पर कर दें, तो अरबों में मिल जाएंगे। ये बिल्कुल तो ठीक। करने की विल होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। चलिए, मैं मुजम्मिल वापस आपकी तरफ आती हूँ। सर देखिए, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका मुजम्मिल भी इशारा कर रहे हैं कि कुछ गलतियाँ मौजूदा हुकूमत हो, साबका हुकूमत हो, हर कोई अपना अपना हिस्सा डाल के गया है। लेकिन सर अगर इन रियलिटी देखें तो अब इनकी बात ये बड़ी दिलचस्प है कि जी आईएमएफ को इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपने रिलीफ देना है नहीं देना। क्या वाकई बात इतनी सादा है कि आईएमएफ कह दे कि जी आपने अपनी बुक्स मेंटेन करनी है? इतनी सादा नहीं है। मैं वही पूछना चाह रही हूँ। मैं खुद भी रहा, और मुजम्मिल भाई को थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लूँ कि जो मेजॉरिटी ऑफ द एग्रीमेंट हैं, पावर एग्रीमेंट आईपीपी के, वो मुशर्रफ साहब के दौर में हुए। आउट ऑफ 75, 30 मोर देन 35 2002 से 2006 के दरमियान हुए। ठीक। तो पहले और पीपी के दौर में भी काफ़ी हुए हैं। करेक्ट कर लें, वो शुरू में आईपीपी बीबी साहबा के दौर बिल्कुल। में हुए। फिर इसके बाद अगला जो दौर आया था वो मुशर्रफ साहब का था, सही। और उसके बाद जो ये दौर आया था मियां नवाज शरीफ साहब वाला, उसमें मोस्टली ऑक्शंस हुई हैं। तो उसमें कैपेसिटी पेमेंट की इतनी गुंजाइश नहीं है, क्यों आखिरी भी जो आरएलएनजी प्लांट का भी जो मसला चला था वो भी कैपेसिटी पेमेंट के ऊपर ही चला था कि जी ये नहीं हो सकता, हाँ हम आपको गैस सप्लाई कर देंगे आरएलएनजी पे। तो चले वो वेरीफाई कर लेंगे मुजम्मिल भाई हमारे। देखिए आईएमएफ ये एक मरतबा जैसे वंस बीटन ट्वाइस शाई, आपने सुना होगा, बड़ा अच्छा अंग्रेजी का मुहावरा है। उन्होंने एक ही बात करते थे, कैन वी ट्रस्ट यू नाउ। ये इतना सादा नहीं है कि 5 रुपए बिजली पे नहीं और 10 रुपए पेट्रोल पे। हम ये नहीं कह सकते कि हम बढ़ाएंगे भी नहीं और फ्रीज भी कर देंगे। हाँ, बिल्कुल। तो वंस बीटन ट्वाइस है, वो प्रोग्राम लिम्बो में चला गया था। ये खुश नसीबी थी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी पाकिस्तान की। कोविड में मैं आई गिव द फुल मार्क्स टू प्रीवियस गवर्नमेंट, जो प्रीवियस गवर्नमेंट, जो पीटीआई जिसको मैं कहूँगा, कि उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया था कि उन्होंने सेलेक्टेड वे में लॉकडाउन को खोल दिया था। कोविड के अंदर जो एक्चुअली इनके पास आया था, जो रैपिड फाइनेंस आई थी, इनका प्रोग्राम तो वैसे ही होल्ड पे था। बिल्कुल सही। इनको सिर्फ रैपिड फाइनेंसिंग मिली थी 1.44 बिलियन डॉलर की, और दूसरा फायदा ये हुआ था कि इनको एक एमनेस्टी अलाउ हो गई थी हाउसिंग की। मैं इंडिपेंडेंटली आपको वेरीफाई करना है तो आप कर लीजिएगा। रेमिटेंस के अंदर ये 4.5 बिलियन डॉलर एक साल के अंदर आया है। मैं आपको ये इंडिपेंडेंटली, सिर्फ पीटीआई के दौर की बात कर जी रहे मैं हैं। पीटी, बिल्कुल। उसको आप मलिक बुस्तान साहब से पूछ लें, हाजी हारून साहब से पूछ लें, असमत भट्ट से पूछ लें, या जफर पराचा साहब से पूछ लें। ये आपको सब क्लियर बता देंगे कि 4.5 अरब डॉलर, और मेरे हिसाब से टोटल 6 अरब डॉलर आया। तो ये जो रेमिटेंस हम दिखा रहे हैं ना, होम रेमिटेंस, इसमें ये शामिल है। ठीक। दूसरा जो एक्सपोर्ट बढ़ी थी, मैं इसको क्रेडिट इसलिए सबको देना चाहता हूँ कि कोई अगर बराबर भी कर देते तो बहुत अच्छी बात है। आप 62% आपकी टेक्सटाइल है, 62% में
जब हम देखते हैं तो वो कॉटन बेस जो है उसकी 85% है। आप जब भी कॉटन का अमेरिकन प्राइस देखें और $1 पर पाउंड हो तो आपकी $31 बिलियन, 30 से 31 बिलियन बिल्कुल, बन रहा है। बिल्कुल। और जैसे ही आपकी वो 80 सेंट पे आ जाता है तो वही 27 बिलियन पे। टर्फ देने के बावजूद देखिए, सबसे बड़ा मुजम्मिल नहीं थे, और मुजम्मिल बीइंग बैंकर ये हमेशा मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं भाई की हैसियत से भी। देखिए, हॉट मनी दे के ना उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की, और मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि जितने भी बड़े ये ठेकेदार जो बनते हैं ना, बड़े बड़े बैंकर जो बाहर से आके हमें वो रूल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ग्राउंड रियलिटी का ये बंदा है, इसको यूज किया उन्होंने तो अच्छा लगा हमें। तो ग्राउंड रियलिटी के लोगों को लाए, उनके आप फॉरेंसिक ऑडिट कराएं, आपको वो चीजें रिवील होंगी। ये पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े फ्रॉड नहीं, लेकिन तोला साहब हम हमेशा कोशिश तो यही करते हैं ना, जैसे आप इशारा करें कि ग्राउंड पे जो लोग हैं उनसे हमें काम लेना चाहिए, लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि बाहर से लोग आते हैं, लैंड करते हैं और ओहदों पर भी बैठ जाते हैं और फिर चले भी जाते हैं। देखिए, मेरी बात ये एक सुनिए। हमारे सामने तो एक माजी रहा है मेरी ना बात सबका। मेरी बात सुने। अब मैं इस चीज पे सना, मैं आप भी समझ रही हैं, मैं मुझे आप बहुत पहले से जानती हैं। मैं सिर्फ एक बात ये कहता हूँ आपको कि देखिए, कोई इख्तलाफ नहीं है, सब पाकिस्तानी है, सब वही पे वतन है, मैं किसी के बारे में नहीं कहता, मगर अगर कोई चीज़ ग्राउंड पे आपको नज़र आती है तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन तो करें, पता तो चले ना हमारे साथ क्या हुआ है, पता तो चले। अब मुझे एक बात बताएं, आप मुझे आज स्टॉक मार्केट गिरी है जो आपने इतनी बड़ी मुझे बताई थी, वो क्यों गिरी है? 3% आप मुझे बता रहे हैं कि जी के इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा 2 से 3%। तो कौन सा ऐसा बैंकर है जो टी बिल में नहीं लगाएगा और स्टॉक मार्केट में अपना पैसा रखेगा? उनकी सेलिंग आई है, और सामने अब जाहिर बात है आखिरी में थोड़ी बहुत रिकवरी मैंने सुना कि आई थी, बट सेलिंग तो आएगी। और जब भी आप अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, हमारे यहाँ कोई ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कम हो जाएंगे, बिल्कुल, ये तो कॉस्ट पुश होता जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और थोड़ा सा हम कंट्रोल भी नहीं और कर इतनी सकते। बड़ी पैरेलल इकोनॉमी है मेरी, मैं इसको कहाँ संभालूंगा? बिल्कुल सही। अच्छा मुजम्मिल साहब, सर कुछ हकाइक सच बातें भी कर रहे हैं तोला साहब, तो इसमें कुछ फुकदान हमें अवेयरनेस मैं सारी सच बातें की है। बिल्कुल सर, सच बातें की है, मुजम्मिल भी सच बातें कर रहे हैं, हर कोई लेकिन सच बात ये कर रहा है। अच्छी बात है सर कि आप दोनों अलग अलग हुकूमतों के दौर में ओहदों पर रहे और कुछ बातों के ऊपर आप दोनों एक पॉइंट पर हैं, मुझे खुशी इस बात की है। लेकिन मुजम्मिल, क्योंकि आप खुद भी देख रहे हैं जिस तरह आज स्टॉक मार्केट ने एक जगह पे आके हाथ उठा लिए और क्रैश कर गई, लेकिन इस गवर्नमेंट के पास सर चॉइस तो फिर कोई नहीं है ना। बड़ी मुश्किल से हमने देखा था कि कुछ पैसा आया था, आईएमएफ से एग्रीमेंट हुआ था, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही थी, अब फिर वही क्राइसिस है, और फिर ये कि सर डॉलर को कंट्रोल करना, आखिर ये कुंजी किसके पास है? किसी हुकूमत से भी आखिर डॉलर कंट्रोल नहीं हो पाता, ना हम स्मगलिंग रोक पा रहे हैं, ना हम जो इंपोर्ट्स हैं उनको कंट्रोल कर पा रहे हैं, सर फिर करें क्या हम? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि जो जैसे आपने पिछला सवाल भी मेरे से किया था कि इंटरिम हुकूमत क्या कर सकती है, तो मैंने इंटरिम हुकूमत को डिपेंड किया कि अभी उनको 3 हफ्ते हुए हैं। बिल्कुल, हमारे जैसे लोग जो हैं और शफाक भाई लोग भी जो है कई महीने तक अंडर आए, प्रेशर नहीं लाना चाह रहे उन्हें, बिल्कुल। ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा ये बात करूंगा, इंटरिम हुकूमत में अगर मैं या शफाक भाई होते तो हम ठीक है टाइम जरूर लेते, लेकिन पब्लिक को फेस कर पॉलिसी स्टेटमेंट देते, ठीक है ना, और हालात पे बात करते और एक होप देते। एक्चुअली मैं ये देख रहा हूँ कि डॉक्टर साहिबा जो हैं अभी तक उन्होंने कोई पब्लिक स्टेटमेंट कटी नहीं कटी दिया। सी हैं वो, कुछ बहुत मतलब अवॉइड कर रही हैं वो, कि जी मैं पाकिस्तान के लिए बहुत लेकिन उन्होंने कहा कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ज्यादा मसाइल हैं, तो ये तो वो हम तो हर हर दफा आने सुनते वाला हैं, कहता है, उसमें हर दफा माइंड सुनते नहीं हैं। करना चाहिए। नहीं तो वो जो कल उनका स्टेटमेंट था ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट जिसकी तरदीद भी कर दी उन्होंने कि मुझे ख्याल आया कि मैंने ये नौकरी क्यों एक्सेप्ट कर ली। मतलब वो एक बड़ा वो सेल्फ डिफीटिंग स्टेटमेंट था। बिल्कुल, वजीर खजाना रिग्रेट कर रही है 2 हफ्ते में कि मैंने ये जॉब क्यों पकड़ ली, मामला कंट्रोल में नहीं है। मार्केट जो है ना सिग्नल से चलती है। मार्केट इसाक डार आए थे, 20 रुपए डॉलर जो है रुपी अप्रिशिएट हो गया था, सिग्नल था ना, इसाक डार स्टेटमेंट भी दे दिया ये वो करके, उसके बाद कुछ और जो भी हुआ, लेकिन सिग्नल्स पे चलती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे चलती है। फिर आपने स्टेटमेंट में सीधा सीधा कह दिया कि जी आईएमएफ से हम कोई बात नहीं कर सकेंगे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। अभी पब्लिक एंगर है, अब पब्लिक एंगर को ठंडा करने के लिए डिप्लोमेटिकली बात कर सकते थे। आप कहते हैं कि हम दूसरे टैक्स एवेन्यू देख रहे हैं, क्रॉस सब्सिडी की बात करेंगे, हम आईएमएफ से बात करेंगे, फिर इसी तरह डॉलर पे भी कोई उन्होंने कोई अच्छी बात नहीं की अभी तक, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है जिसकी वजह से मार्केट गिरी है।
अब कितना भी कह लें, इसाक डार पब्लिक को फेस करते थे, ठीक। इसाक डार ट्वीट करते थे, शौकत तरीन थे, शौकत तरीन खुद भी लगे रहते थे, मुझे भी रात को 12 बजे, और यार ये फला एंकर ने ये बात की है, आप इनको ये बताएं, या फला आदमी ने ये कहा, आप जवाब दें इनको। मतलब प्रोएक्टिवली आपके ख्याल में वजीर खजाना थोड़ी सी प्रोएक्टिव अगर हो तो मामलात कुछ बेहतर भी हो सकते हैं। जी, और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात जी। देखें, फर्ज करें कि हमने सफर पे जाना है, अगर मुझे ये ना पता हो कि मैं 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ या 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं अपनी पैकिंग कैसे करूंगा, क्या उसकी तैयारी है, कितने पैसे लेके जाने मुझे। अब इसी तरीके से ये जो हुकूमत सफर पे आई है, अब इसको यही नहीं पता उसका सफर 90 दिन है, 120 दिन है, 6 महीने है, 6 साल है, तो वो मार्केट में एक और कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, और जो बैठे हुए लोग वो उल्टा और ज्यादा कंफ्यूज है। बिल्कुल ठीक। तो जो हमारी मईशत के हालात हैं उसमें जो है ना ये चीज नहीं चल सकती, इसमें फर्दर हम जिसे कहते हैं धंसते जाएंगे। अभी मैं एज वी स्पीक कराची जो है बलोच कॉलोनी शारा फैसल पब्लिक प्रोटेस्ट में जाम पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है सर। थोड़ा सा क्लैरिटी जो है वो हमें हर स्टेट के ऊपर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक तौला साहब, मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन इसको अगर कुछ ज़्यादा ना कर सके तो कम से कम जो कन्फ्यूजन की एक फ़िज़ा है उसको दूर करने की ज़रूरत है। जो इनके मिनिस्टर्स हैं उनके हवाले से ये ज़रूर मौजूद है कि कम से कम एतमाद दें आवाम को कि अगर मुश्किल हालात भी हैं तो ये ज़्यादा अरसा नहीं रहेंगे। कम से कम इस मुस्बत सोच के साथ ही बहुत कुछ बदला जा सकता है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।